नमस्कार, शुभ निवेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। शुभ निवेश में आज के दो दिग्गज मेहमान हैं श्री रामदेव अग्रवाल साहब। आप चेयरमैन हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के और पिछले 3 दशक से बाजार के सबसे जाने माने वक्ताओं में से एक हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं मनीष चौखानी साहब, आप डायरेक्टर हैं इनाम होल्डिंग्स के। जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है शुभ निवेश में। बहुत ही शानदार तरीके से तेजी दिख रही है बाजार में। दिवाली से पहले दिवाली बन रही है। 7 से 7.25% का उछाल आपने निफ्टी में देखा है सिर्फ और सिर्फ नवंबर में। रामदेव साहब हमारे सीनियर हैं, तो सबसे पहला प्रश्न उन्हीं से होगा। सर, ये बताइए, बहुत सारे ऐसे इंडिसेस हैं जो प्री कोविड लेवल्स पर अब आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे और अनेक इंडिसेस में आप रिकॉर्ड हाई लगते हुए देख रहे हैं। बताइए किस तरीके से आप आगे आने वाली तेजी को भांप रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, सभी व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपके क्वेश्चन के ऊपर है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कोविड का इफेक्ट क्या हुआ। मतलब जो कोविड के पहले का जो इंडेक्स था 12,500 का या 12,000 का, वो तो ऑलरेडी पहुंच गया है, उससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। तो अब कितना, मतलब यहाँ से आगे कैसे जाएगा तो जरूर, लेकिन कितना जाएगा और क्यों जाएगा, और उसके लिए वो जो जरूरी चीजें हैं वो है कि नहीं। तो ये चीज हमको जरूर समझना चाहिए कि जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ था, जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में जो सेटबैक था लास्ट 6 महीने में, और इसमें जितने डरपोक इन्वेस्टर थे वो बाजार से निकल गए, और जो जिनमें पेशेंस था, जिसमें करेज था, वो रुके रहे और उनको ही फायदा हुआ। उनका पैसा वापस आया और कुछ लोगों ने पैसे कमाए भी जी। तो ये जो फेज है खत्म हो गया मेरे हिसाब से। कोविड एटलीस्ट बाजार के हिसाब से खत्म हो गया। अब यहाँ से इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाएंगी और अच्छे पॉलिसीज आएंगे और यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वही आगे लेके जा सकता है। बिल्कुल सही आपने रामदेव जी फरमाया। लगभग 53 से 56% की रैली आपने निफ्टी में आते हुए देखी है मार्च लो से। चौखानी साहब, आप बाजार में बहुत ही पैनी नजर रखते हैं, चाहे वो मैक्रो डेटा हो या माइक्रो डेटा हो। बताइए किस हिसाब से आप इस तेजी को भांपते हैं आगे आने वाले 2 या 3 महीनों में। कहां आप राय दे रहे हैं पैसा निवेश करने की, कहां अंडर वैल्यूएशन फिलहाल आपको नजर आता है। शैल जी, सबसे पहले सभी व्यूअर्स को दिवाली की शुभकामनाएं। रामदेव जी ने जैसे कहा कि इंडेक्स अब जनवरी के लेवल को भी पार कर चुका है, और अपने देश में ये देखा गया है कि जब क्राइसिस होती है तब रिफॉर्म होते हैं। और जैसे यहाँ से आगे बढ़ने के लिए जो रिफॉर्म सरकार ने अनाउंस किए हैं, जैसे PLI की आज ही अनाउंसमेंट आई है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हो या केमिकल्स में हो, फार्मास्यूटिकल्स में हो, ऑटो एंसिलरीज और ऑटो सेक्टर में हो, और कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें ये मानना है कि हम बढ़ोतरी की ओर बढ़ सकते हैं और चाइना से जो एक्सपोर्ट के शिफ्ट हो सकते हैं भारत में, या जो कंजम्पशन डिमांड के लिए लोग इंडिया में आ सकते हैं। तो वैसे काफी इंडस्ट्रियों को फायदा हो सकता है जैसे हम आगे जा रहे हैं। और दूसरी बात जो रामदेव जी ने बहुत सही कही कि इस पिछले 6 महीनों में कॉर्पोरेट सेक्टर ने अपने कॉस्ट को कंट्रोल किया है, अपने वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल किया है, और जहां तक हम सब कंज्यूमरों की सवाल है, हम हमारे में भी ये सॉर्ट ऑफ धारणा आ गई है कि अपना खुद का गाड़ी ले लें या खुद की 2 व्हीलर ले लें या थोड़े बड़े घर ले लें। तो ये पूरा एक नया साइकिल जैसे कि चालू हो रहा है, और इस साइकिल में हमारे हिसाब से काफी क्योंकि दुनिया में भी अब रुपया जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम हो गया है। सो अगर आपको सस्ते रेट में पैसा मिल रहा है और नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, क्या बात है, तो ये एक नया साइकिल ऑलमोस्ट लग रहा है कि चालू हो सके। और अब हम सब के ऊपर निर्भर करता है कि हम इन्वेस्टर कितना पैसा लगाते हैं मार्केट में, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कितने नए प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं जी, और हमारी जो भारत सरकार है वो कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है। तो हर सेक्टर में इन अ वे इंडिया में एक नया साइकिल और एक नई उत्साह चालू हुई है। चलिए, उत्साहजनक तेजी आपको आती हुई दिख रही है बाजार में। चौखानी साहब, दोबारा रामदेव जी से जुड़ते हैं। इसमें सबसे ज्यादा तेजी रामदेव जी बैंकिंग सेक्टर में मुझको आती हुई दिख रही है। बहुत ही शानदार आंकड़े आपको डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स के दिखेंगे, FII नंबर्स के दिखेंगे।
क्या आपको लगता है फाइनली बाजार ये जो एनपीए की प्रॉब्लम थी जो शायद ओवरस्टेटेड थी वो आपको खत्म होती हुई दिख रही है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कहां पर आपका रुझान होगा अगले 6 महीने के लिए? ये जो के शेप रिकवरी की बात करते हैं ना जी, जिसमें आधे कंपनी ऊपर जाएंगे और आधे कंपनी नीचे जाएंगे, इसमें मेरे को लगता है फिनांस सेक्टर में सबसे ज्यादा होगा। क्या बात? या इसमें क्या है, देखिए एक या दो बैंक जो है वो ऑल टाइम हाई में पहुंच गए। जस्ट कीप ऑब्जर्विंग, जस्ट ओनली 2 बैंक्स हैव गॉन इन ऑल टाइम हाई एंड बाकी जितने हैं एनबीएफसी कोई हिसाब ही नहीं है। कितने सारे एनबीएफसी और बैंक जो है वो 60, 70, 80% नीचे अभी। तो अब ये क्या है कि यहां से जो ग्रोथ आएगा, अब इसमें क्या होगा कि यस इकोनॉमिक ग्रोथ विल कम, आई मीन देयर विल बी पुश, फिस्कल पुश, मॉनेटरी पुश सब रहेगा। तो जो आपको जो 15-20% जो क्रेडिट ग्रोथ आएगा, 12%, 15%, वो क्रेडिट ग्रोथ जो है, जो बैंकिंग अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम बैंक को जाएंगे, 5 बैंक को जाएंगे मुश्किल से, 5 या 6 बैंक, और बाकी जितने बैंक्स हैं वो सब पीछे रहेंगे। अच्छा, चलिए, तो आपको लग रहा है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड बैंक पोर्टफोलियो शायद बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जो आती हुई रामदेव साहब को दिख रही है। चौखानी साहब, आप मैक्रो डेटा बहुत ही शानदार तरीके से ट्रैक करते हैं। ग्रीन शूट्स देखिए, स्टील सेक्टर में दिख रही हैं, सीमेंट सेक्टर में आपको दिख रहा है प्राइस राइज होते हुए दिख रहे हैं। ये बताइए, जीडीपी की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे देश में पिछले 6 महीने में, एक आंकड़ा तो नेगेटिव भी था। अगले 6 महीने से 1 साल में या कितनी लंबी अवधि में आपको दिखता है कि डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ आपको हमारे बाजारों में आती हुई दिखेगी? शैल जी, 2 बातें कहूंगा। एक तो शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए जीडीपी में क्या होता है एक्चुअली बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपने पैसे कंपनी के शेयर लेके कमाते हैं। और जैसे रामदेव जी ने कहा, 5 सेक्टर हैं और हर सेक्टर में 5 कंपनियां हैं, तो 70-80% प्रॉफिट हर सेक्टर का ले जाते हैं। तो 25-30 कंपनियां हैं इंडिया में जो हिंदुस्तान के 50% प्रॉफिट उन 25 कंपनियों में जाके काइंड ऑफ सेटल होता है। और ये जो 5 सेक्टर हैं, जैसे उन्होंने कहा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सेक्टर, जो ये कंज्यूमर सेक्टर, मेटल सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये 5 सेक्टर में 80% इंडिया की प्रॉफिट आ गई। इसमें छोटे छोटे सेक्टर अब जुड़ते जाएंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स हैं और बाकी सब हैं। सो जीडीपी में चाहे कुछ भी हो, आई थिंक ये सब कंपनियों में और ये सब सेक्टरों में, जहां तक मार्केट का सवाल है, काफी उछाल रहेगा। और जीडीपी की अगर बात करें तो डेफिनेटली जब इस साल जीडीपी सबका धारणा है कि 9%, 10% घटेगा, तो जब रिबाउंड आता है, वी गो बैक टू नॉर्मलसी, तो 10% ग्रोथ भी एक बार शायद प्रिंट में दिखे जी, मगर नॉर्मलाइज बेसिस में अगले साल में वी विल ओनली बी गोइंग बैक टू जो लेवल पिछले साल था जी। तो ग्रोथ जो चाहिए वहां से अपने को और मेंटेन करना होगा, क्योंकि हर साल अपने ऑलमोस्ट 1 करोड़ जॉब इंडिया में ऐड करने जरूरी हो गए हैं टू मेंटेन दिस ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये होपफुल है, जैसे नया इकोनॉमिक साइकिल चालू हुआ है, कि इसमें रिवाइवल की ओर, फिर ग्रोथ की ओर और फिर ग्लोरी की ओर, ये अगले 3 साल 4 साल में वी आर होपफुल कि ये दिस कम्स टू पास जी। बहुत ही जो बात मुझे समझ में आ रही है आपके दोनों के विश्लेषण से, कि लार्ज कैप पोर्टफोलियोज ही शायद आपको काम करते हुए दिखेंगे इनिशियली इस रैली में। रामदेव जी, आप जनक हैं वेल्थ क्रिएशन स्टडी के, और पिछले 21 साल से आपने जितने मल्टी बैगर्स पकड़े हैं इन 2 दशकों में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक अपनी लाइफ जर्नी में भी नहीं पकड़ पाते। बताइए, किस हिसाब से आपको मल्टीपल वेल्थ जनरेशन आता हुआ दिख रहा है? कौन से ऐसे 2 या 3 सेक्टर्स होंगे, और क्या वो कंपनीज लार्ज कैप होंगी या मिड कैप्स में भी आपका रुझान रहेगा आगे आने वाले 1 साल के लिए? देखिए, मल्टी कैप एक्चुअली मल्टी बैगर के लिए आपको जो परचेस प्राइस हैज टू बी वेरी स्मॉल, मतलब आपको 2000, 5000, 7000 करोड़ में ही खरीदना पड़ेगा, बहुत तो बहुत 10,000 करोड़ का ही शेयर खरीदना पड़ेगा। अब इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं? मतलब हम ट्राई करते रहते हैं, 5 साल ट्राई करेंगे, एक आध निकल जाता है जी। तो ये बोलने का बहुत मुश्किल है कहाँ पर आएगा। लेकिन मैं कुछ डेटा देख रहा था 25 साल का, उसमें जो 2007 से देखिए 35 इंडस्ट्री ग्रुप से, उसमें जब गोल्डन आता है 2003 से 2007 के बीच में,
तो करीब 30 इंडस्ट्री ग्रुप्स में बहुत पैसे बने जी। और अभी जो हालत है सिर्फ 6 इंडस्ट्री ग्रुप्स में पैसे बन रहे हैं। आप देखिए कितना नैरो हो गया है पूरा प्रॉफिटेबिलिटी। मैं शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं एक्चुअल उनके पीएनएल में क्या हुआ। सिर्फ 6 इंडस्ट्री में कमाई हो रही है, बाकी 29 इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रगल कर रही है। उसमें एक आध कंपनी कमाएगा, बाकी सब गंवाते हैं। तो सवाल क्या है कि जब ये जो नया इकोनॉमिक दौर चालू हो रहा है पोस्ट कोविड, उसमें यदि ये बहुत ब्रॉड बेस्ड हुआ तो उसमें क्या है कि देखिए कई सेक्टर, जैसे आपके पूरे कैपेक्स साइकिल है, पूरा सीमेंट है, स्टील है, पूरे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने मटेरियल हैं, वो सब में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। रियल एस्टेट खुद में तेजी आ सकती है जी। लेकिन ये सब तब होगा जब एक्चुअली ग्राउंड में मूवमेंट हो, है ना। यदि मान लो जैसे अभी 3-4 साल से जो एक इकोनॉमिक स्लोडाउन का माहौल चला था, यदि वो पोस्ट कोविड भी चला तो फिर ये सब इंडस्ट्री में फिर कुछ नहीं होने वाला वापस। जी। रामदेव जी, एक बाजार में ट्रेड जो फिलहाल डिस्कस ये हो रहा है सीमेंट स्पेस पे, थोड़ी लंबी अवधि का ट्रेड ये है कि जो आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख रहे हैं वो बढ़ती हुई दिख रही है। जो कैपेसिटी आ रही है स्टीम में उतनी नहीं है, लेकिन डिमांड शायद आपको आगे आने वाले 1.5 साल या 2 साल में कैपेसिटी से बढ़ती हुई दिखे। क्या इसमें आप सच्चाई देखते हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि बहुत जबरदस्त एक मूवमेंट आपको कंस्ट्रक्शन स्पेस में, रियल एस्टेट में, एलाइड इंडस्ट्रीज में आता हुआ दिख रहा है। हाँ जी, इसमें देखिए क्या है कि सीमेंट में क्या होता है कि इट इज नॉन ट्रेडेबल ग्लोबली, यू कैन नॉट इंपोर्ट इट इन लार्ज क्वांटिटी, इट्स अ वेरी लो कॉस्ट मटेरियल। तो यदि डिमांड आता है तो इसमें आपको फाइनेंशियल लेवरेज आता है, ऑपरेटिंग लेवरेज आता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, मार्जिन भी बढ़ता है और पी मल्टीपल भी बढ़ता है। तो ये टेरिफिक कॉम्बिनेशन है टू मेक मनी। लेकिन यदि यहां से यदि किसी को सिक्लिकल खेलने का ही है तो मेरे ख्याल से ऑटो विल बी द बेस्ट स्पेस। क्या बात? ऑटो में देखिए आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, देखिए ऑटो में क्या है, छोटे पीस है, मतलब 50-60 हजार का पर आइटम आता है। आप कार में जाएंगे 4-5 लाख रुपए का लगता है और ट्रक में जाएंगे तो 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लगता है। तो आपको जितना बड़ा टिकट साइज रहेगा उतना डीप साइकिल होगा, है ना। सो आप यदि बहुत लंबे की खेल रहे हैं कि आपको एकदम कॉन्फिडेंस है कि भाई यहाँ से इकोनॉमी इज गोइंग टू बूम ऑल द वे, 7-8-9-10% ऐसा जीडीपी ग्रोथ आएगा अगले 5 से, फिर तो ट्रक की कंपनी खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो आपको अभी सबसे गर्दिश के दिनों में उनकी हालत है ना, उसके जो ट्रक के कंपोनेंट जो है, फोर्जिंग, ये वो सब बहुत सस्ते मिलेंगे और ये मल्टीबैगर होंगे यदि मान लो ऐसा हुआ तो। यदि थोड़ा कम रिस्क लेने का है तो कंज्यूमर में आइए, जैसे आपका कार का है तो कार में आपको फायदा होगा, उससे कंपोनेंट से फायदा होगा। यदि बाकी गरीब जनता के लिए चाहिए, आम जनता के लिए चाहिए तो मोटरसाइकिल है, बिल्कुल 2 व्हीलर्स है, तो वहां पर क्या सिक्लिकलिटी भी कम रहेगा। लेकिन यदि इकोनॉमिक बूम आया तो वहां भी तूफान हो जाएगा। मनीष जी, ये बताइए, अब तक तो ऑलमोस्ट तय है कि जो बिडेन साहब यूएस के नए प्रेसिडेंट बनेंगे और 2 सेक्टर्स जो यूएस इकोनॉमी से बहुत जबरदस्त तरीके से लिंक्ड हैं वो हैं आईटी और फार्मा। शानदार हमने रैली यहां पर आती हुई देखी है। 6 महीने, साल भर, 2 साल का अगर आप नजरिया बताएं इस सेक्टर पर तो क्या रुझान होगा? शैल जी, मैं ऑफ कोर्स ये दोनों सेक्टर बहुत अच्छे सेक्टर हैं और इनमें पैसा लगा रहना चाहिए लोगों का। मैं खाली एक स्टेप बैक लूंगा कि रामदेव जी ने शुरू में जब कहा कि काफी इन्वेस्टर इस मार्केट से डर के हट गए, और हमारे देश में भी ये देखा गया है कि जो इन्वेस्टर के वेल्थ का प्रोपोर्शन जो इक्विटी में लगा है वो बहुत कम है। आज जो कि इंटरेस्ट रेट इतने कम स्तर पर आ गए हैं कि पहला तो ये रिकमेंडेशन होना चाहिए कि आप प्लीज इक्विटी ओनरशिप और बिजनेस ओनरशिप की तरफ आइए। जो भी आपके एसआईपी में लास्ट 2-3 महीने में हमने देखा है म्यूचुअल फंड में इनफ्लो कम हो गए, पहले तो लोगों को वापस बुलाइए, कॉन्फिडेंस दीजिए कि भारत का फ्यूचर अच्छा है, कॉर्पोरेट सेक्टर का फ्यूचर अच्छा है, और कोई सेक्टर अच्छा या बुरा नहीं होता है, सबका वक्त होता है, सबके सीजन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्च में पहले रिलायंस ने तेजी ली थी, उसके बाद आईटी फार्मा ने लीडरशिप ली, उसके बाद थोड़ा ऑटो सेक्टर ने लिया, अब फाइनली जाके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ले रहे हैं। तो हर महीने अगर आप अपने सेक्टर बदलते रहेंगे, अल्टीमेटली आप कहीं कुछ नहीं कमाएंगे, क्योंकि आप पिछले महीने में जो सेक्टर चला आप उसमें जाएंगे। अगर आप प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएंगे, एसेट एलोकेशन 100 रुपया है तो समझिए 25-50 उसमें से आप इक्विटी में डालिए,
बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें हर सेक्टर के रिप्रेजेंटेशन होंगे, क्योंकि मार्केट में टाइमिंग कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। आज अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम जस्ट गिविंग उदाहरण के तौर पे कि लार्ज कैप में भी अगर आप देखें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम होगा, लार्सन एंड टुब्रो है जी। वो वहीं का वहीं पड़ा है। बैंकिंग में बूम होएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो वहीं का वहीं पड़ा है जी। कंज्यूमर में बूम होगा, आईटीसी है वो वहीं का वहीं पड़ा है। तो हो सकता है आप उसकी ओर देखें और बूम और कहीं दूसरे कंपनी ले जाए। जी आपको तो आपका बैलेंस पोर्टफोलियो ही बनाना होगा जी। कि हर सेक्टर के अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगर खुद कर सकते हैं तो खुद करिए, नहीं कर पाते हैं तो इतने बढ़िया म्यूचुअल फंड है इंडिया में जी। 1% फीस में आपका काम करके दे रहे हैं, हाँ। उसमें पैसा जरूर लगाइए। नहीं मनीष जी इस वार्तालाप का अल्टीमेट जो टारगेट है वो यही है कि मनीष जी को कन्विंस किया जाए कि एक शानदार पोर्टफोलियो वो तैयार करें और रामदेव साहब की मोहर लगवाई जाए, ताकि हमारे जितने दर्शक हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस आने वाली तेजी को भोगें। तो चोखानी साहब, अब आप ही ने बात शुरू की है, ये बताइए सेक्टोरल अगर आप एलोकेशन कर पाएं, मान लीजिए 100 रुपए बाजार को एक निवेशक को इन्वेस्ट करने हैं तो कौन कौन से सेक्टर्स में कितना प्रतिशत डालें? फिर रामदेव जी से जुड़ेंगे और अगर दया रही तो वो कुछ स्टॉक्स के नाम देंगे। चोखानी साहब, पहले आपकी बारी। शैल जी, जो इंडेक्स इज फॉरवर्ड लुकिंग कि किस सेक्टर में प्रॉफिट शेयर होगा जी। अगर आप सोचे, रामदेव जी आपको सही बताएंगे, हमने 1995 में जब आईटी सेक्टर शुरू हुआ था जी, वो 2-3% हिंदुस्तान का प्रॉफिट होता था, बिल्कुल। आज बढ़ के 20% से ऊपर हो गया है। तो फ्यूचर डेफिनेटली इज बिलोंगिंग टू व्हाट हम कहते हैं ब्रेन्स एंड ब्रांड्स। तो इसमें आपका पोर्टफोलियो ज्यादा से ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। इसमें अगर आपके टेक्नोलॉजी आ गया, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स आ गया, कंज्यूमर गुड्स आ गए, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंजेस, कितने उसमें आ गए। ये आपका कोर पोर्टफोलियो होता है, करीब 80% पैसा आपका यहाँ लगता है जी। और 20% जो रामदेव जी कह रहे हैं सिक्लिकल में, कभी कभी आप मेटल ले लिए, कभी सीमेंट ले लिए, ये ऑटो ले लिए, ये क्या जब तेजी होती है तो तेजी में ज्यादा तेजी और मंदी में ज्यादा मंदी। बिल्कुल। तो आपके उम्र के और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप ये 20% रखना चाहें, 10% रखना चाहें, 30% करना चाहें, पर जो कोर है दैट रिमेन्स इन जो ब्रेन्स एंड ब्रांड्स पोर्टफोलियो कहा जाता है। I hope that will answer the question. नहीं मनीष जी, इससे साफ और इससे सरल जवाब मैंने पिछले 2 दशकों में नहीं सुना और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पोर्टफोलियो सेटअप कर लिया। मनीष जी, कुछ एलोकेशन आप गोल्ड की तरफ रखेंगे एक नॉर्मल पोर्टफोलियो में? तो शैल जी, आई विल आंसर इन 2 पार्ट्स। पहले थोड़े जोकिंग वे में मैं कह दूं कि जो बीवी को खुश रखना चाहे उसको तो सोना लेना ही पड़ेगा। तो हर घर में हम लोग ने ये डिसीजन लिया है कि जब आदमी गाड़ी खरीदता है उतने का सोना खरीदा जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। दोनों कंजम्पशन आइटम है जी। देखिए, सोना हो या पेंटिंग हो या बॉटल ऑफ वाइन हो या ओल्ड कॉइन्स हो, हाँ। ये सब कलेक्टिबल्स के कैटेगरी में आते हैं जी। इनमें अंडरलाइन कोई कैश फ्लो नहीं है। आपके पास अगर करोड़ रुपया है, आप कुछ 20 लाख का तो सोना नहीं लेने वाले हैं जी जी। आप अल्टीमेटली आपको बिजनेस में ही लगाना होगा वो पैसा। जो सोना का ये दौर चला है दुनिया में, क्योंकि हर देश ने इतने नोट छापे हैं, डॉलर हो या येन हो या यूरो हो, उससे बचने के लिए सोना को करेंसी मानकर लोग पकड़ रहे हैं। तो दरअसल करेंसी के बदले आप अगर अच्छे बिजनेस को पकड़ के रखें, बिल्कुल, वो बिजनेस सोना से ज्यादा रिटर्न देगा ही देगा आपको। बिल्कुल। अच्छे बिजनेसेस और मोट्स की चर्चा रामदेव अग्रवाल से साहब से कौन बेहतर जानता है। रामदेव जी, बहुत जबरदस्त अंडर वैल्यूएशन और अंडर ओनरशिप आपको दिख रहा है पीएसयू स्पेसेस की तरफ। क्या आप एडवाइस करेंगे हमारे निवेशकों को और दर्शकों को कि जहां डबल डिजिट डिविडेंड पे आउट रेशियोज दिख रहे हैं या डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस दिख रहे हैं, वहां पे कुछ परसेंटेज पोर्टफोलियो का डाला जाए, या इतनी जबरदस्त वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है पीएसयूज में, इनसे परे रहें? देखिए, ये जो पीएसयू स्टॉक्स हैं इसमें हर आदमी ने हाथ जलाया है जी, और सबने थक मार के पूरा बेचा है बाजार में जी, और उसी कारण से अब क्या उनके कोई भक्त रह नहीं गए और ये क्या वैल्यू ट्रैप बन गए, बहुत बड़ा वैल्यू ट्रैप बन गया और हर आदमी उसमें सफर कर रहा है जिसके पास है। अब सवाल क्या है कि बाजार में यहाँ से जैसे ये आपने बाई बैक अनाउंस किया है पीएसयूज ने,
तो उसके चलते काफी थोड़ा मोमेंटम आया है। लेकिन देखिए बाजार में पैसा, मेरा जो ये है तजुर्बा है कि जब कंपनीज में ग्रोथ होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे पीएसयू हो चाहे प्राइवेट हो, यदि कंपनी में ग्रोथ हो तो पैसा बनता है। यदि ग्रोथ आप यदि सस्ते में खरीद लिए तो डबल पैसा बनता है, ग्रोथ का भी पैसा बनता है और पी का भी पैसा बनता है जी। तो ये जो माहौल जो है पीएसयू जो स्टॉक्स हैं उसमें जनरली ज्यादा ग्रोथ है नहीं अभी। बिल्कुल। तो यदि उसमें एक आध कंपनी में जहां पर ग्रोथ है तो और वो यदि रिजनेबल दाम में मिल रहा है तो खरीदने में कोई तकलीफ नहीं जी। तो ग्रोथ की तरफ ध्यान दें और अगर वो ना दिखे तो डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट्स पर बिल्कुल नजर डालने की जरूरत नहीं है। समय समाप्त हो चुका है। चोखानी साहब, अगर एक संक्षिप्त में हमारे रिटेल निवेशकों को और रिटेल ट्रेडर्स को खासकर जिनकी संख्या बाजार में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, आप देना चाहें। नहीं, आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि आप मार्केट में बने रहें, क्योंकि जो कहते हैं इट इज नॉट टाइमिंग द मार्केट, इट इज टाइम इन द मार्केट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये पिछले 6-8 महीने ने बहुत अच्छे रूप से दिखाया है। और इक्विटी की तरफ जो एलोकेशन होना चाहिए हर फैमिली का, उसको आप मेंटेन करके रखें। एसेट एलोकेशन ठीक रहेगा तो आप डरेंगे भी नहीं और आप चूकेंगे भी नहीं। चलिए, बहुत ही शानदार राय आपको आती हुई दिख रही है चोखानी साहब से। रामदेव जी, हमेशा की तरह आखिरी शब्द आप ही के होंगे। बताइए किस तरीके से आप राय देंगे रिटेल निवेशकों को अगले साल या 2 साल के लिए, कहां पर रुझान रखें और क्या करें? जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनका पोर्टफोलियो साइज छोटा है, तो ये हर तरह की कंपनी खरीद सकते हैं, छोटी छोटी कंपनी भी खरीद सकते हैं। तो आप ऐसी कंपनी खरीदें जहां पर आपकी समझ हो और अच्छी कंपनी खरीदें। आप ज्यादा बॉर्डर में करें, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये सब की ज्यादा चिंता ना करें और ज्यादा आप टाइमिंग ना करें बाजार का। क्या बात? आप टाइमिंग ना करें, मैं बता रहा हूँ पूरे विश्व में यदि मानो 10 करोड़ जनता यदि शेयर बाजार में है, सबके सब उसी में लगे हुए हैं, तो आप कैसे जीत सकते हैं किसी को? तो आप प्लीज डोंट ट्राई। मैंने बहुत देखा है यहाँ पर कि कोई आदमी बाजार को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है और आप भी ना ट्राई करें। आपकी जितनी श्रद्धा उतने का आप इक्विटी खरीदे, जितना खरीद सकते हैं उतना खरीदे और थोड़ा आप पेशेंस लेके आइए, थोड़ा बैठे आप उसके ऊपर। वो जितना आप टाइम निकालेंगे, जितना पेशेंस देंगे, उतना पैसा बनेगा। क्या बात है, बहुत ही शानदार राय आपकी तरफ से आती हुई दिख रही है। क्वालिटी खरीदिए और टाइमिंग ना करें, टाइम व्यतीत करें और पेशेंस लेके बाजार में आए। समय समाप्त हो चुका है। मनीष चोखानी साहब, आपको, आपके परिवार को और आपके ऑफिस में सब स्टाफ को हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीपावली की। रामदेव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आपको, आपके परिवार को, पूरे ऑफिस में लोगों को हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल आपके सामने बहुत ही जबरदस्त तरीके से शुभ निवेश में दोनों बाजार के दिग्गजों ने एक से एक बेहतरीन राय दी और जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी वो ये थी कि क्वालिटी चीज खरीदिए, लंबे समय के लिए खरीदिए, बाजार को टाइम मत कीजिए बल्कि बाजार में टाइम व्यतीत कीजिए। यही राय आपको आती हुई दिख रही है बाजार में रामदेव अग्रवाल साहब से और मनीष चोखानी साहब से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।